नमस्कार, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर आज हम आपके लिए फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनकी वीडियो लेकर आए हैं। 2 मार्क्स के आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 10 आएंगे, 10 में से 7 करने होते हैं। उन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे और आपको जो ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, आप ये मान के चलें कि आपको सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? देखिए आप सबको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा आपका मोमेंट। वही देखिए कहा है इसने, द प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स and the perpendicular distance of the line of action of force from a point is known as moment of force about that point। यानी फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन रहेगी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या कहलाएगा? मोमेंट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका डिफाइन कपल। कपल क्या है? देखिए कपल में क्या होता है, कपल में 2 इक्वल और पैरेलल फोर्स लगे हुए होते हैं। देखिए मैकेनिक्स, कपल इज पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल फोर्स। ये किसका पेयर है? इक्वल और पैरेलल फोर्स का पेयर है। डेट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो। यहाँ ये भी लिख लीजिएगा, एट एनी डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस जरूर होगी क्योंकि ये कोलिनियर फोर्स नहीं हो सकते। द ओनली इफेक्ट ऑफ ए कपल इज टू प्रोड्यूस द टर्निंग ऑफ ए बॉडी। और कपल से जो आपका इफेक्ट जनरेट होगा वो केवल टर्निंग मूवमेंट जनरेट होगा, उसमें किसी तरह का ट्रांसलेशन मोशन जनरेट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, स्टीयरिंग व्हील फोर्स अप्लाई बाय द कार ड्राइवर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए वाटर टैप, अनलॉकिंग द लॉकर बाय यूजिंग ए की। सबको मैंने आपको वन शॉट में भी पढ़ाई है सब चीज़ें, उसमें भी वन शॉट में भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कपल क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगा आपका, इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन बी मूव एनीवेयर along its line of action without changing the external reaction force on a rigid body। यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आपको क्या कह रहा है कि आपके फोर्स जो होता है उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में को आप किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बिना किसी बॉडी की कंडीशन में चेंज किए बिना। जैसे कि आपकी ये कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पर यहाँ पर एक ये फोर्स लग रहा है ये पॉइंट पर, तो मैंने यहाँ पर देखिए इसे इस पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर दिया बी पॉइंट पर। देखिए लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होगी तो आप उसे उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे बॉडी की कंडीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए अगर बॉडी रिजिड नहीं है, देखिए ये बॉडी रिजिड नहीं है आपकी, तो इस कंडीशन में ये आपका प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर ये हम लाइन ऑफ एक्शन में अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे फोर्स को तो आपकी बॉडी की कंडीशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका देखिए स्टेट वेरिग्नान थ्योरम। वेरिग्नान थ्योरम क्या है आपकी? तो देखिए वेरिग्नान थ्योरम क्या होगी? वेरिग्नान थ्योरम ये कहती है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैनी कोप्लेनर फोर्स अराउंड ए पॉइंट इक्वल द पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्स। यानी जो किसी अगर मान लिया किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लगे हुए हैं तो उन नंबर ऑफ फोर्स का जो मूवमेंट का अलजेब्रिक सम होगा वो उनके रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है? जो उनका जितने भी फोर्स लगे हुए होंगे उन सभी फोर्स का जो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट आएगा उनका अलजेब्रिक सम उनके रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा। यानी सिग्मा एम फोर्स इज इक्वल टू एम रिजल्टेंट। ये आता है जी वेरिग्नान थ्योरम। नेक्स्ट आता है जी गिव द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट कितनी तरह की होती है? देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, सपोर्ट 4 तरह की होंगी। सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट
और फिक्स सपोर्ट। इन सपोर्ट को पिन जॉइंट भी कह सकते हैं। तो 4 तरह की सपोर्ट है, चारों के नाम ही लिखने हैं, इनके बारे में और कुछ नहीं बताना आपको, नाम ही दिए हैं इसलिए। अब नेक्स्ट है देखिए, डिफाइन पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल। पॉइंट लोड क्या है, यूडीएल क्या है, यूवीएल क्या है। देखिए पहले पॉइंट लोड की बात करता हूँ। पॉइंट लोड आपका वो लोड होगा जो एक स्मॉल एरिया में लगा हुआ होगा, स्मॉल एरिया में लगा हुआ होगा, और वो इतना एरिया या इतनी लेंथ कवर करेगा जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर नहीं। देखिए ए पॉइंट लोड इज वन विच एक्ट ओवर ए स्मॉल एरिया और पोर्शन एंड कंसिडर्ड एक्ट एज एक्टिव। यानी जो आपका पॉइंट लोड है वो क्या कर रहा है, वो एक स्मॉल एरिया या पोर्शन में एक्ट कर रहा है, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट पर लगा हुआ है। इस तरह से लगा हुआ होगा, देखिए आपका लोड ये इस तरह से एरो की फॉर्म में इस तरह से लगा हुआ होगा, ये पॉइंट लोड कर रहा है। और यूडीएल देखिए क्या होता है आपका, यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा, ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट ओवर ए फाइनाइट लेंथ ऑफ द बीम। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा आपका वो बीम की एक फाइनाइट लेंथ पर काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीम की एक फाइनाइट लेंथ पर काम करेगा, और ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट यूनिफॉर्मली ओवर ए लेंथ। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा वो एक लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरह से, देखिए इस तरह से, या तो इस तरह से लगा हुआ होगा एक लेंथ पर, या इस तरह से भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी शेप में लगा हुआ हो सकता है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देखिए क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आपका वो लोड होगा जो एक डेफिनिट लेंथ पे लगा हुआ होगा, लेकिन लेंथ के साथ वो वेरी कर रहा होगा। देखिए ए लोड इज स्प्रेड ओवर ए बीम इन सच ए वे दैट इट वेरी यूनिफॉर्मली ऑन ईच यूनिट लेंथ इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यानी ईच यूनिट लेंथ पर वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे वो क्या करता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये घटता जा रहा है। तो इस तरह की शेप का होगा, वो क्या रहेगा आपका यूवीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो हम क्या करते हैं, हर बॉडी को अलग अलग कर लेते हैं, और जहाँ भी वो दूसरी बॉडी से कॉन्टैक्ट में थी वहाँ पर उस कॉन्टैक्ट को हम रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहाँ से जो आपकी बॉडी बन के आएगी वो कहलाएगी फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए द डायग्राम बाई विच टू और मोर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम their सराउंडिंग इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। In a free body diagram, all the support like walls, floor, hinge, etc. are removed and replaced by the action which this support exert on the wall। यानी हम क्या करेंगे, हम जिस सपोर्ट को भी हम रिमूव करेंगे उस सपोर्ट की जगह क्या लगा देंगे, रिएक्शन लगा देंगे। जैसे कि कोई आपकी बॉल है और ये बॉल आपकी देखिए सरफेस पर यहाँ पर रखी हुई है, इसका वेट कितना है, W है। तो जब मैं इस सरफेस को हटाऊंगा तो ये W वेट तो काम इसका करेगा ही करेगा नीचे, और नीचे से यहाँ से इसके जो सरफेस थी जो मैंने हटाई है इसके 90 डिग्री पर एक रिएक्शन काम करेगी R। ठीक है ना, अगर ये A पॉइंट है तो इसे R कहते हैं। तो इस तरह से जो मैंने ये डायग्राम आपका बनाया, इस सपोर्ट को हटा के इसे रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट आता है देखिए आपका स्टेट प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी प्रिंसिपल का इक्विलिब्रियम क्या है, या आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। एक ही बात है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी क्या होगी, देखिए दो तरह की फोर्स होते हैं आपके, या तो फोर्स होंगे आपके कोन करंट। कैसे होंगे, कोन करंट। कोन करंट का मतलब होता है कि एक सारे के सारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो अगर कोन करंट फोर्स है, सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं, उस कंडीशन में जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो ये होगी कि जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सब का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उनका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा, या जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सब का जो आपका वर्टिकल फोर्स का जो वर्टिकल फोर्स जो लगे हुए हैं उन सभी वर्टिकल फोर्स का जो आपका अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है। और अगर आपके फोर्स सारे के सारे एक पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, वो अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में इसे कहते हैं नॉन कोनकरेंट फोर्स। उस कंडीशन में आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे फोर्स के उनका अलजेब्रिक सम भी 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स के कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम भी 0 होना चाहिए, और किसी भी पॉइंट के अबाउट सभी फोर्स का मूवमेंट भी 0 होना चाहिए। वो तभी जाके प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? देखिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो किसी भी मटेरियल के अंदर लगता है। मान लिया कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में मैंने एक फोर्स लगाया पी, ठीक है ना, तो इस पी फोर्स को लगाने से मटेरियल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो फोर्स को हटाने पर बॉडी को पुरानी शेप में, ओरिजिनल शेप में ले आता है। वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में जितना लगता है स्ट्रेस का लगता है। देखिए स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपका रीस्टोरिंग फोर्स है जो पर यूनिट एरिया में मटेरियल के लगा हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए डिफाइन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन देखिए आप जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस टू ओरिजिनल डायमेंशन। यानी आपकी स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस रेशियो है। किसका रेशियो है? जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हमने पी फोर्स लगाया। पी फोर्स लगाया जब हमने, तो इसकी पहले तो लेंथ कितनी थी? एल थी, और जब पी फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ कितनी होगी? देखो उसकी लेंथ हो गई आपकी एल प्लस डेल एल, एल प्लस डेल एल। तो उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ? डेल एल का चेंज हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रेन आ जाएगी डेल एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का रेशियो आपका क्या कहलाएगा? उसका रेशियो कहलाएगा आपका स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होती है? देखिए शियर स्ट्रेन होती है कि किसी भी बॉडी के राइट एंगल में जितना चेंज हो रहा है एंगल में, वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेन कहलाएगा। जैसे कि आपकी ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, शियर फोर्स, ये आपका जो फोर्स लगेगा टेंजेंशियली लगेगा। जब टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे हम किसी भी बॉडी पर फेस के अबाउट, तो आपकी जो बॉडी है वो इस तरह से शियर ऑफ हो जाएगी। ये पोर्शन आपका इस तरह से देखिए टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो जितने एंगल पर आपकी बॉडी टिल्ट होगी, ये राइट एंगल आपका जितने एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा, वही एंगल आपका कहलाएगा शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट मेजर्ड इन रेडियन ड्यू टू शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन आपकी क्या होगी? शियर स्ट्रेन आपका होगा चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट मेजर्ड इन रेडियन। इसे किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। तो अब देखिए हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ आप सब जानते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट तक आपकी जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। ये हुक्स लॉ है, ठीक है। हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट आता है जी पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो देखिए क्या होगा आपका? पॉइजन रेशियो होगा आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, ठीक। तो देखिए द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। इट इज डिनोटेड बाई म्यू। तो जो रेशियो होगा किसका? लेटरल स्ट्रेन का टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। क्या कहलाएगा आपका? इलास्टिक लिमिट तक जो होगा वो पॉइजन रेशियो कहलाएगा, और इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसे किससे डिनोट करेंगे? म्यू से डिनोट करेंगे। लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन आप जानते होंगे। देखिए अगर कोई ये बॉडी है, इस बॉडी पर मैं पी फोर्स लगा रहा हूँ, किसके अबाउट? लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहा हूँ, लेंथ के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसकी जो लेंथ होगी, जो एल है, वो तो चेंज हो ही रही है, वो तो हो गई एल प्लस डेल एल। तो यहाँ से जो स्ट्रेन होगी वो लीनियर स्ट्रेन कहलाएगी। और जो इसकी विड्थ थी, जो बी थी, वो कितनी हो गई? बी माइनस बी डैश, बी माइनस डेल बी। यानी मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग फोर्स भी नहीं लगाया, वो तब भी चेंज हो गई। तो विड्थ में जो आपकी स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी? लेटरल स्ट्रेन। तो उन दोनों का रेशियो पॉइजन रेशियो होगा आपका। नेक्स्ट आता है, देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। यंग मॉड्यूलस। देखिए यंग मॉड्यूलस को हम क्या कहते हैं? यंग मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और ये किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ होती है। तो लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो यंग मॉड्यूलस कहलाएगा। अब बात करता हूँ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की। देखिए द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज नोन एज शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आपका जो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखा आता है बल्क मॉड्यूलस।
बल्क मॉड्यूलस आपका किसका रेशियो होगा, बल्क मॉड्यूलस रेशियो होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। देखिए बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस related to the volumetric strain of specified material while the material deformation is within the elastic limit. It is generally denoted by K. इसे K से डिनोट करते हैं। तो जितने भी आपके इलास्टिक कांस्टेंट हैं वो इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस किसका रेशियो होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। नेक्स्ट आता है जी इलास्टिक लिमिट। देखिए सब आप सब जानते हैं दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच इफ वी रिमूव द अप्लाइड लोड देन मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जब भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, इलास्टिक लिमिट तक अगर मैं उस फोर्स को रिमूव कर लूँगा तो आपकी जो बॉडी होगी वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाएगी, वो कहलाएगी आपकी इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट आपको देखिए आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या है, देखिए ब्रिटल मटेरियल क्या होता है आपका, ब्रिटल मटेरियल एक इस तरह का मटेरियल है जिसमें जब आप लोड अप्लाई करेंगे, जिसमें जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें एक स्मॉल इलोंगेशन होने की वजह से वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा ब्रिटल मटेरियल। देखिए द मटेरियल विच शो वेरी स्मॉल इलोंगेशन, द मटेरियल विच शो वेरी स्मॉल इलोंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज ब्रिटल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो टूटने से पहले क्या करे, एक स्मॉल इलोंगेशन को दिखाए, इस उसके अंदर जो चेंज हो वो बहुत ही कम हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। जैसे कास्ट आयरन, कंक्रीट, हाई कार्बन स्टील, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके ब्रिटल मटेरियल। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड वर्किंग स्ट्रेस। डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड वर्किंग स्ट्रेस। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड इन जनरल द रेशियो टू द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। यानी आपकी जो एलिमेंट है, आपका जो कंपोनेंट है, वो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस आपकी रजिस्ट कर सकता है और उस पर आपने फिलहाल वर्किंग कंडीशन जो है कितने आप उसकी वर्किंग कंडीशन में कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। और रही बात देखिए वर्किंग स्ट्रेस की, वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, तो वर्किंग स्ट्रेस आपकी वो स्ट्रेस होगी जिस स्ट्रेस पर आपका कोई भी एलिमेंट वर्क करेगा, ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होगी, उसकी वैल्यू अल्टीमेट से ज़्यादा नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है देखिए यूनिट 2। यूनिट 1 के आपके पूरे हो गए, अब यूनिट 2 की ओर चलते हैं। देखिए यूनिट 2 में पहला है आपका व्हाट आर इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है, तो देखिए इंटरनल कंबस्शन इंजन वो होगा जिसके अंदर पिस्टन अरेंजमेंट के सिलेंडर इंजन के अंदर क्या होगा, कंबस्शन होगा फ्यूल का। तो इन आईसी इंजन कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। जो आपका कंबस्शन होगा फ्यूल का वो कहाँ होगा, वो इनसाइड द इंजन सिलेंडर होगा। एग्जाम्पल है जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन। जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और गैस इंजन है, सभी किसके, आईसी इंजन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और पिस्टन फेप्ट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम में पिस्टन फेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपका जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये नीचे इस पोजीशन तक जा सकता है, ऊपर मान लिया इस पोजीशन तक जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर के अंदर जो ये वाला पोर्शन होगा, इस पोर्शन के अंदर आपका जो सिलेंडर मूव कर रहा है तो उतना वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या पिस्टन वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो टीडीसी से लेकर बीडीसी तक सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए इट इज़ द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन इन वर्किंग बिटवीन टीटीसी एंड बीटीसी एंड इट इज डिनोटेड बाय वीएस। इसे किससे डिनोट करेंगे, वीएस से डिनोट करेंगे। अब देखिए टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, व्हाट इज ए टू स्ट्रोक इंजन। तो देखिए टू स्ट्रोक इंजन क्या होगा, ए टू स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन डेट यूटिलाइज टू पिस्टन स्ट्रोक, जिसके अंदर 2 पिस्टन स्ट्रोक होंगे और टू कंप्लीट 1 साइकिल, यानी उसकी एक साइकिल 2 पिस्टन स्ट्रोक में कंप्लीट होगी और 1 साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 रिवॉल्यूशन और क्रैंकशाफ्ट। और जब आपकी एक साइकिल कंप्लीट होगी तो उसमें आपकी क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर पूरा होगा, यानी एक रिवॉल्यूशन होगा।
फोर स्ट्रोक इंजन देखिए क्या होगा, व्हाट इज ए फोर स्ट्रोक इंजन। तो एक फोर स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन डेट यूटिलाइज फोर डिफरेंट स्ट्रोक टू कंप्लीट वन साइकिल। इसमें एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको चार अलग अलग तरह के स्ट्रोक पूरे करने होंगे, और वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। और आपके चार स्ट्रोक में आपकी जो क्रैंकशाफ्ट घूमेगी वो आपकी दो बार घूम जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रोक में आपकी क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर यानी 180 डिग्री का चक्कर पूरा कर देती है, तो चार स्ट्रोक में उसके दो चक्कर हो जाएंगे। अब देखिए फोर स्ट्रोक के कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं वो पूछा है। नेम द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ए फोर स्ट्रोक इंजन। तो कौन कौन से स्ट्रोक होंगे, एक होगा सक्शन स्ट्रोक, एक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, एक होगा एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, और एक होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चारों स्ट्रोक आपके इसी सीक्वेंस में होते हैं। अब आता है व्हाट इज स्क्वेंजिंग प्रोसीजर इन आईसी इंजन। स्क्वेंजिंग प्रोसीज क्या है, क्या बताना है, व्हाट इज स्क्वेंजिंग प्रोसीज इन आईसी इंजन। देखिए स्क्वेंजिंग प्रोसीज आपका क्या होता है। स्क्वेंजिंग प्रोसीज आपका वो प्रोसीज है, स्क्वेंजिंग प्रोसीज आपका वो प्रोसीज है जब टू स्ट्रोक इंजन में आप क्या करते हैं, आप कंबस्शन गैसेस को बाहर निकालते हैं और उसी समय उसके अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर को रिफिल करते हैं, भरते हैं, वो कहलाता है आपके स्क्वेंजिंग प्रोसीज। तो देखिए टू स्ट्रोक आईसी इंजन स्क्वेंजिंग इज द प्रोसीज ऑफ रिमूविंग एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द सिलेंडर आफ्टर कंबस्शन एंड रिफिल द सिलेंडर विद फ्रेश एयर। यानी आई टू स्ट्रोक आईसी इंजन के अंदर आप क्या करते हैं, स्क्वेंजिंग आपका वो प्रोसीज होगा जब आप रिमूव करेंगे, एग्जॉस्ट गैस को रिमूव करेंगे और उस सिलेंडर को किससे भरेंगे, कंबस्शन, उस सिलेंडर को आप जो रिफिल जो होगी सिलेंडर विद फ्रेश एयर से आप उसे क्या करेंगे, फ्रेश एयर से उसे फिल कर देंगे। फ्रेश एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। अगर आपका पेट्रोल इंजन होगा तो एयर फ्यूल के मिक्सचर से फिल करेंगे, डीजल इंजन होगा तो केवल आप एयर से फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है देखिए आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए वैसे तो मैंने इसमें डिफरेंस आपको वन शॉट वाली वीडियो में कराए हैं, और इसे भी आप दो डिफरेंस लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस होगा देखिए फोर स्ट्रोक इंजन में हम वाल्व का यूज करते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, और टू स्ट्रोक इंजन में हम वाल्व का यूज नहीं करते, इसमें पोर्ट का यूज करते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि फोर स्ट्रोक इंजन में हम क्या करते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन में आपकी चार स्ट्रोक एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं और क्रैंक शाफ्ट के दो रिवोल्यूशन पूरे होते हैं। और टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा जी, टू स्ट्रोक इंजन में आपकी साइकिल होगी वो टू स्ट्रोक में कंप्लीट होगी और उसमें क्रैंक शाफ्ट का एक रिवोल्यूशन पूरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए कंपेयर एसआई एंड सीआई इंजन विद रेस्पेक्ट टू कंप्रेशन रेशियो एंड इग्निशन। यानी कंप्रेशन रेशियो और इग्निशन के हिसाब से उसमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो आपको पता है देखिए कि जो एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है वो लो रहता है। कंप्रेशन रेशियो ऑफ एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 एंड कंप्रेशन रेशियो ऑफ सीआई इंजन या डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली 16 or 12। ठीक है। आपका जो एसआई इंजन होगा उसका कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 के बीच में रहेगा, और जो आपका जो है डीजल इंजन रहेगा उसका कंप्रेशन रेशियो 16 से 20 के बीच में रहेगा। और फॉर इग्निशन इन एसआई इंजन, जो इग्निशन होगा वो पेट्रोल इंजन में, एसआई इंजन में स्पार्क प्लग के थ्रू होगा, और जो सीआई इंजन या डीजल इंजन होगा उसमें जो इग्निशन होगा वो होगा सेल्फ इग्निशन। किसी इग्निशन की आवश्यकता नहीं होगी, सेल्फ इग्निशन होगा। और सेल्फ इग्निशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ एयर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से एयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर हम बढ़ाएंगे उसकी वजह से उसके अंदर सेल्फ इग्निशन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल। डिफाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका वो व्हीकल होगा जिसे पावर्ड आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से मिलेगी, और इलेक्ट्रिक मोटर को जो पावर मिलेगी वो किससे मिलेगी, बैटरी से मिलेगी। और बैटरी को आप क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, और इसमें भी एक मोटर का यूज भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मोटर का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए ए ईवी इज डिफाइंड एज ए व्हीकल that can be powered by an electric motor that get electricity from a battery and is capable of being charged from an external source। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इस तरह का व्हीकल है जिसे पावर आपकी किससे मिलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर से मिलेगी, और उसे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो बैटरी से मिलेगी, और बैटरी को आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर सकते हैं।
और एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ए व्हीकल डेट यूज वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर फॉर propulsion। आप व्हीकल के व्हील होते हैं उन्हें रोटेट करने के लिए एक से ज़्यादा मोटर का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए वाट आर द वेरियस टाइप कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, कितने तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। तो देखिए 4 तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं मेनली। पहला होगा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल और केवल बैटरी और मोटर से ऑपरेट होंगे और बैटरी को आप एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका जो है मोटर और बैटरी का अरेंजमेंट भी यूज करेंगे व्हीकल को चलाने के लिए, और साथ ही साथ पैरेलल में आईसी इंजन का भी यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, आईसी इंजन का भी यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो बैटरी जो चार्ज होगी वो एक्सटर्नली सोर्स से चार्ज नहीं होगी, आपकी बैटरी केवल आईसी इंजन की पावर से या रिजनरेटिव ब्रेकिंग से चार्ज होगी। नेक्स्ट आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए प्लग इन यानी अगर मैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को एक्सटर्नल सोर्स से भी चार्ज करने लगूँ तो वो मेरा बन जाएगा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ टाइप आता है वो आता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होगा, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका वो व्हीकल एक होगा जो किससे ऑपरेट होगा, जो आपके फ्यूल सेल से ऑपरेट होगा। फ्यूल सेल से मतलब जो आपके सेल आते हैं वो आपकी सेल से एनर्जी मिलेगी मोटर को। नेक्स्ट आता है देखिए वाट आर ईवी चार्जर। ईवी चार्जर क्या होते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं ईवी चार्जर क्या होंगे, जिनसे हम बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए एन ईवी चार्जर इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट डेट सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर फॉर चार्जिंग बैटरी। ईवी चार्जर आपका एक इस तरह का इक्विपमेंट है जो सप्लाई करता है, डेट सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर फॉर चार्जिंग बैटरी, जो आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर को सप्लाई करेगा और साथ ही साथ एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है वाट आर द पावर डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन सी पावर डिवाइस यूज होती है, तो देखिए कौन कौन सी पावर डिवाइस यूज होंगी आपको। एक तो बैटरी है, मोटर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ऑन बोर्ड चार्जर है, ये सब आपके क्या होते हैं पावर डिवाइस होते हैं। तो देयर आर 4 मेजर डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रैक्शन बैटरी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड ऑन बोर्ड चार्जर। क्लियर, ये सभी यूज होते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम आईसी इंजन का भी यूज करना लेंगे तो वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाता है। तो देखिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल रेफर टू ए व्हीकल विद एटलीस्ट 2 सोर्स ऑफ पावर, जिसके अंदर पावर सोर्स क्या हो, एक से ज़्यादा हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिकेट दैट वन सोर्स ऑफ पावर इज प्रोवाइड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर में एक सोर्स आपका इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा, दूसरा ऐसा इंजन या कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए एडवांटेज क्या होंगे आपके, रनिंग कॉस्ट इज लो, रनिंग कॉस्ट कम होगी, लो एयर पोल्यूशन कम होगा, और लो नॉइस पोल्यूशन भी कम होता है। और एडवांटेज इसकी क्या है, देखिए तो लिमिटेड टॉप स्पीड की लिमिटेशन होगी कि आप 80 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चला सकते। लिमिटेड डिस्टेंस कवर रेंज, जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो इसकी एक लिमिट होगी कि आप जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो वो फुल्ली बैटरी चार्ज पर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर ही चल सके, वो उसकी क्या होगी, लिमिटेड डिस्टेंस होगी। हाई इनिशियल कॉस्ट हाई रहती है, और चार्जिंग स्टेशन की लिमिटेशन है। जैसे पेट्रोल पंप आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाएगा। और वाट आर ईवी बैटरीज, देखिए ईवी बैटरीज क्या होती है, ईवी बैटरीज आपकी वो होगा जो मोटर को पावर सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ईवी बैटरी या ट्रैक्शन बैटरी वो होती है जो मोटर को पावर देती है, और ऑक्सिलरी बैटरी वो होती है जो व्हीकल की एसेसरीज को क्या करती है, ऑपरेट करती है। दोनों का काम अलग अलग होता है, इसलिए से ट्रैक्शन बैटरी कहते हैं। ट्रैक्शन बैटरी इज ए बैटरी डेट यूज टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर को पावर देगा वो आपकी क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। और दीज बैटरी आर यूजली रिचार्जेबल बैटरी, और इन बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं। डिफाइन रेफ्रिजरेशन, थर्ड यूनिट शुरू हो गई हमारी। थर्ड यूनिट में आता है पहला जो क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का, डिफाइन रेफ्रिजरेशन, कि रेफ्रिजरेशन क्या है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन क्या है आपका, किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से बिलो पर मेंटेन करना आपको क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन इज अ साइंस ऑफ प्रोड्यूस एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड रिमूव हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस और स्पेस फॉर कंफर्ट कंडीशन। कंफर्ट कंडीशन क्रिएट करने के लिए
हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्पेस की हीट को रिमूव करके उसे एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते हैं। यह आपका रेफ्रिजरेशन होगा। अब नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के पर्पज क्या है, रेफ्रिजरेशन हम क्यों करते हैं। देखिए आप सबको पता है रेफ्रिजरेशन क्यों करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस को आइस बनाने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, कंट्रोल एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, किसी भी स्पेस के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। फॉर स्टोरेज ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू, ब्लड प्लाज्मा टिश्यू वगैरह जो होते हैं, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, उसे भी हम रेफ्रिजरेशन के थ्रू ही स्टोर करके रखते हैं। और नेक्स्ट आता है फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, आपके जो ड्रग्स होते हैं, वैक्सीन होते हैं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए भी आप रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो देखो मैंने भी आपको बताया है कि भाई रेफ्रिजरेशन में भी इफेक्ट में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ए टेम्परेचर ऑफ ए स्पेस और मटेरियल बिलो डेट द सराउंडिंग, सराउंडिंग से नीचे टेम्परेचर पर किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाएगा, आपका रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाएगा। और उसकी जो यूनिट होगी वो देखिए क्या होगी, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और सिंपली टन डिनोटेड बाई TR। इसकी जो यूनिट होगी वो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है, जिसे सिंपली टन भी कह देते हैं, और उसे TR से डिनोट करते हैं। देखिए ये होगी क्या, it is defined as the amount of refrigeration effect heat transfer rate producing during uniform melting of 1 ton 1000 kg of ice at 0 degree centigrade to the water in 24 hours। यानी 1000 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे में जितना कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगी, उतना कूलिंग इफेक्ट किसके इक्वल होगा, वो आपका 1 टन के इक्वल होगा। ठीक है, ये आता है। अब आता है देखिए व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड क्या है। तो देखिए वन शॉट में भी मैंने आपको 9 मेथड इसके पढ़ाए थे, उनमें से आप किसी भी 4 या 5 के नाम लिख सकते हैं। जैसे आइस रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, केमिकल रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। इनमें से आप किसी के भी 4 के नाम लिख दें तो बहुत रहेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय हीट रिजर्वोयर। देखिए हीट रिजर्वोयर क्या होता है। हीट रिजर्वोयर आपका एक इस तरह का स्पेस होगा या इस तरह की बॉडी होगी, जिसमें अगर आप हीट को रिमूव करें या हीट को उसमें रिजेक्ट करें, हीट उसमें ऐड करें या हीट उससे रिमूव करें, उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहलाता है हीट रिजर्वोयर। तो देखिए ए हीट रिजर्वोयर इज ए बॉडी विद ए लार्ज हीट कैपेसिटी to which and from which heat can be transferred without any change in its temperature। यानी हीट रिजर्वोयर इस तरह की बॉडी होती है जिसकी लार्ज हीट कैपेसिटी होती है, इसमें अगर हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय हीट पंप। हीट पंप क्या है। देखिए हीट पंप क्या है आपका, हीट पंप क्या करता है, हीट पंप लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को रिसीव करता है और हाई टेम्परेचर बॉडी पर उसे क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो जो हीट पंप होगा वो आपका हॉट बॉडी टेम्परेचर और आपके जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बीच में काम करेगा। तो देखिए ए हीट पंप इज रिसीव हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रिजर्वोयर एंड रिजेक्ट इट टू ए हायर टेम्परेचर रिजर्वोयर। द हीट पंप ऑपरेट बिटवीन हॉट बॉडी टेम्परेचर एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T। जो आपका हीट पंप होगा वो किस किस के बीच में काम करेगा, वो आपका काम करेगा किसके बीच में, हॉट बॉडी टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बीच में। एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T इट्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हायर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखिए हीट पंप क्या करता है, हीट पंप आपका सर्दियों में यूज करते हैं। हीट पंप किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर से के टेम्परेचर से ज़्यादा पर मेंटेन करता है। रेफ्रिजरेटर एटमॉस्फेयर से कम पर मेंटेन करेगा और हीट पंप आपका एटमॉस्फेयर से ज़्यादा पर, जैसे ब्लोवर होता है गर्म सर्दियों में, वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, वो हीट पंप का काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर क्या होगा आपका, ए रेफ्रिजरेटर इज ए रिवर्स हीट इंजन वेयर हीट इज पंप फ्रॉम लो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी टू हाई टेम्परेचर। इट्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर जो है हीट इंजन का उल्टा होता है। ये क्या करता है,
ये कोल्ड बॉडी से हीट को लेगा और कोल्ड बॉडी से हीट को रिमूव करेगा और क्या करेगा, हॉट बॉडी के अंदर छोड़ देगा। यानी मेन मोटिव मेरा क्या है, मेन मोटिव मेरा इसके अंदर ये रहेगा, कोल्ड बॉडी से हीट को रिमूव करना। जैसे हीट पंप था, हीट पंप में ये था कि मेन मोटिव मेरा क्या था, हॉट बॉडी में हीट को रिजेक्ट करना, और इसका मेन मोटिव क्या है, कोल्ड बॉडी से हीट को रिमूव करना। इट्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये क्या करता है, ये आपका जो टेम्परेचर होगा स्पेस का उसे एटमॉस्फेयर से कम पर मेंटेन करके रखेगा। और ये रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन कोल्ड बॉडी टेम्परेचर एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और जो आपका रेफ्रिजरेटर होगा वो आपका कोल्ड बॉडी टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बीच में काम करेगा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखिए सीओपी क्या होगी रेफ्रिजरेटर की, सीओपी होगी कि आपने कोल्ड बॉडी से कितनी हीट आपने रिजेक्ट की, कितनी हीट वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट की, और उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना है। तो देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन द सिस्टम। कोल्ड बॉडी से कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट की, कितनी हीट उससे ली, और उसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट आता है देखिए लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड शो दैम इन सीक्वेंस एंड शो दैम इन सीक्वेंस होने ब्लॉक टैग। ये दो बार आ गया है, ठीक है ना। कौन कौन से कंपोनेंट हम वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज करते हैं और उसमें आपके जो सीक्वेंस होगा उनका वो क्या होगा। देखिए 4 होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपरेटर। और यहाँ पे से नोट कर लीजिएगा, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपरेटर और एक्सपेंशन वाल्व। ये आपका क्या होगा, ये एक्सपेंशन वाल्व होगा, ठीक है। ये चेंज कर दीजिएगा आप। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आप इवेपरेटर होगा, इवेपरेटर के बाद कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व। तो 4 होंगे आपके ये, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपरेटर और एक्सपेंशन वाल्व। इन्हीं चारों का हम यूज करते हैं और यही सीक्वेंस आपका बार बार बनता है, क्लोज साइकिल में यही सीक्वेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट है देखिए डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट। दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या डिफरेंस है। रेफ्रिजरेटर आपका क्या काम करेगा, कोल्ड बॉडी से हीट को क्या करेगा, हीट को रिमूव करेगा, ये इसका मोटिव रहता है। और हीट पंप का मोटिव रहता है हॉट बॉडी के अंदर हीट को क्या करना, हीट को रिजेक्ट करना। कोल्ड बॉडी जो रेफ्रिजरेटर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बीच में काम करेगा। और आपका जो हीट पंप होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और हॉट बॉडी के टेम्परेचर के बीच में काम करेगा। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन जो होगा वो टेम्परेचर को घटाने का काम करेगा एटमॉस्फेयर से कम पर, और आपका हीट पंप बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना। यही डिफरेंस है, दोनों की जो डेफिनेशन है वही लिखनी है, वही डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ईपीआर। ईपीआर होता है देखो हीट पंप, जैसे सीओपी होती है रेफ्रिजरेटर की, इफिशियंसी होती है हीट इंजन की, इसी तरह हीट पंप की होती है ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो देखिए एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो क्या होगा आपका, द परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप इज एक्सप्रेस बाय द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी Q2 टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम। यानी आपने हॉट बॉडी के अंदर कितनी हीट को रिजेक्ट किया, कितनी हीट को आपने उसके अंदर डिलीवर किया, और उस हीट को डिलीवर करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, ERP, सॉरी EPR आएगा, EPR है ना, क्या आएगा, EPR आएगा। ये चेंज कर लीजिएगा आप, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज एयर कंडीशनिंग। देखिए एयर कंडीशनिंग क्या है, एयर कंडीशनिंग आपकी वो कंडीशनिंग है जो किसी भी स्पेस के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगी और प्योरिटी को मेंटेन करेगी। तो देखिए एयर कंडीशनिंग इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर। एयर कंडीशनिंग इज दैट प्रोसेस यूज टू क्रिएट मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी कंडीशन इन इंडोर स्पेस। यानी एयर कंडीशन आपके इंजीनियरिंग की वो साइंस है जिसमें हम एयर की जो कंडीशन होती है उसकी स्टडी करते हैं। और एयर कंडीशनिंग जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है, मेंटेन करता है किसी भी इंडोर स्पेस के टेम्परेचर को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और एयर प्योरिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए डिफाइन द टर्म ऑफ ड्राई एयर। डिफाइन द टर्म ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर आपकी क्या होती है, तो देखिए ड्राई एयर आपकी क्या होगी, ड्राई एयर आपकी वो एयर होगी जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 0 होगा। जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 0 होगा वो आपकी ड्राई एयर कहलाएगी। और ड्राई एयर के अंदर जो गैसेज होंगी देखिए कौन कौन सी होंगी,
द प्योर ड्राई एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, हीलियम एटसेट्रा, बट द नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% हैव द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होगा ये, लेकिन इसमें 78% क्या होंगी, 78% नाइट्रोजन होगी, 21% ऑक्सीजन होगी। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, दियर आर नो अमाउंट ऑफ वाटर, नो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये भी लिख सकते हैं, दियर आर नो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, देखिए डिफाइन द टर्म ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए क्या होगा, जब भी हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे किसी भी स्पेस पे, तो अगर उस स्पेस में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर कंटेंट आपके टेम्परेचर को अफेक्टेड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो कहलाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर वेपर मिक्सचर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाई मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। जब भी हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आपका जो थर्मोमीटर है वो जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में उससे अफेक्टेड नहीं है, तो वहाँ से जो आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे वो कहलाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ब्रीफली रिटन एज डीबीटी, से डीबीटी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एंड इज जनरली डिनोटेड बाई टीडी और टीडीबी, और जनरली से हम टीडी या टीडीबी से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन वेट बल्ब टेम्परेचर। डिफाइन वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर आपका क्या होता है, तो देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, आपका जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के जो नीचे बल्ब रहता है, अगर मैं उस पर गीला कपड़ा लपेट दूँ, गीले कपड़े से उसे कवर कर दूँ, तो जब एयर इससे होके जाएगी तो क्या होगा, ये आपका जो गीला कपड़ा है इसका जो वाटर कंटेंट है इसके अंदर, वो वाटर कंटेंट एयर की हीट को क्या करेंगे, एयर की हीट को लेंगे और एयर की हीट को लेकर वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है नहीं। जब पानी आपका वेपराइज हो जाएगा, वो एयर की हीट को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने अंदर, तो आपका जो एयर होगी उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और आपकी जो टेम्परेचर है वो यहाँ से आपको कम मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं जो आपके मॉइस्चर कंटेंट थे उन्होंने टेम्परेचर को क्या किया, अफेक्ट किया। तो देखिए इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज कवर्ड बाई ए वेट क्लॉथ। ये आपका टेम्परेचर थर्मोमीटर का उस समय का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है जब आपका बल्ब किसी गीले कपड़े से कवर्ड होता है। और व्हेन द एयर पास ओवर द वेट क्लॉथ द मॉइस्चर कंटेंट इन द क्लॉथ टेंड्स टू इवेपोरेट। जब मॉइस्चर जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो आपका इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एयर से हीट को लेकर, और दैट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट एट द बल्ब एंड एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ एयर स्टीम इज रिकॉर्डेड। और जो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो आपका लोअर देन होगा, जो उसका एक्चुअल में था उससे कम होगा। अब आता है डिफाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, एयर का वो टेम्परेचर जिस एयर पर आपकी जो वाटर की वेपर फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट बिगिंस टू कंडेंस। जब आपके जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपकी कंडेंस होने स्टार्ट हो जाए, वो कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म फ्लूइड। यूनिट 4 शुरू हो गई आपकी, यूनिट 3 खत्म हो गई। यूनिट 4 में देखते हैं, यूनिट 4 का पहला है डिफाइन द टर्म फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, तो देखो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक वो सब्सटेंस है जो आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और जो इजीली फ्लो कर सकता है। और जब इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है, चेंज होता रहता है, अपनी पोजीशन अपनी कंडीशन को चेंज करता रहता है, अपने शेप को चेंज करता रहता है। तो देखिए फ्लूइड इज ए लिक्विड और गैस सब्सटेंस विच फ्लो इजीली एंड डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस फ्लूइड की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी डेंसिटी को अगर मैं स्टैंडर्ड फ्लूइड की यानी जैसे वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो वहाँ से जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका रेशियो होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होगा आपका वेट डेंसिटी या डेंसिटी। फ्लूइड की वेट डेंसिटी भी ले सकते हैं, डेंसिटी भी ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। और उसे मैं किससे डिवाइड कर दूं, अगर मैं उसे स्टैंडर्ड फ्लूइड की
जो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी या वेट डेंसिटी डिवाइड कर दूंगा तो उन दोनों का रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर और फॉर गैसेज फ्लूइड इज टेकन एज एयर। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में हम स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को मानते हैं और गैस में हम एटमॉस्फेरिक एयर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज नेम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें से 4 के नाम लिखने हैं। तो देखिए डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वेट डेंसिटी, या आप यहाँ पर जो है डायनेमिक विस्कोसिटी भी लिख सकते हैं, किसी भी सरफेस टेंशन भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह की आप 4 प्रॉपर्टीज का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन विस्कोसिटी। डिफाइन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? देखिए विस्कोसिटी क्या होती है, जब आपकी लेयर जो आपका वाटर है, वाटर आपका इस तरह से फ्लो करता है तो वाटर फ्लो करने पर आपकी वाटर की एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करती है, वाटर की एक लेयर दूसरी लेयर को रजिस्ट करने का काम करती है, एक दूसरे का विरोध करती है, उसके फ्लो को रजिस्ट करने का काम करती है, वो कहलाता है आपका जो रेजिस्टेंस क्रिएट उनके बीच में होता है वही विस्कोसिटी कहलाता है। देखिए विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which provide resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसके बीच में, मूवमेंट ऑफ वन लेयर टू द अदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, जो उससे बिल्कुल सट के जो उससे मिलकर जो लेयर चल रही है उससे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यह है कि आपकी जो किसी भी फ्लूइड के अंदर जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी वो शियर स्ट्रेस आपकी शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो इट स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। आपके जो शियर स्ट्रेस होगी वो शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो इज प्रोपोर्शनल टू डी वी ओवर डी वाई, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूँ म्यू, और यही म्यू को कांस्टेंट क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट आता है गिव द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एप्लीकेशन क्या है? देखिए जहाँ भी हम लुब्रिकेशन का यूज करते हैं वो लुब्रिकेशन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एप्लीकेशन ही कहलाता है। जैसे लुब्रिकेशन इन बेयरिंग और रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू प्लेट्स, जब बेयरिंग में लुब्रिकेशन यूज करते हैं तो वो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एप्लीकेशन है, और जब हम दो प्लेट के बीच में किसी लुब्रिकेशन का यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वो भी आपका क्या कहलाता है, वो भी आपका यही कहलाता है। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बाद, डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस है? तो देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में मैंने भी आपको बताया है कि डायनेमिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which provide resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. It is denoted by mu. ये तो मैंने भी आपको बताया, एग्जिट डेफिनेशन लिखनी है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाय mu। क्लियर है? ये आ गया आपका डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है बस। अब आता है देखिए व्हाट आर न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? देखिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा है, तो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे वो कहलाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। या ये भी कह सकते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड में आपकी जो शियर स्ट्रेस होगी वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आपकी जो शियर स्ट्रेस होगी वो शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगी। ये भी कह सकते हैं। स्टेट पास्कल लॉ, देखिए पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब जो फ्लो ना कर रहा हो, जो एक ही जगह पर फिक्स हो, उस स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देखेंगे वो तो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपका जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। नेक्स्ट आता है डिस्कस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन पर डिपेंड है, प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन पर काम करती है। और फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड इज कांस्टेंट।
यानी जैसे कि आपका ये पाइप है, इस पाइप में पर सेकंड जितना पानी यहाँ से एंटर करेगा उतना ही पानी पर सेकंड यहाँ से आपका बाहर चला जाएगा। यानी वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वही जहाँ से पानी निकल रहा है उसका एरिया कितना है, एरिया चाहे उसका कितना भी हो, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी होगी, जो उसका वॉल्यूम होगा, वो प्रति सेकंड हर एरिया से, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से इक्वल ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं भी कह सकते हैं, देखिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर A1 इसका एरिया है, V1 यहाँ पर वेलोसिटी है फ्लो की, और A2 यहाँ पर इसका एरिया है, और V2 इसकी फ्लो की वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है देखिए वाटर हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है? तो देखिए हाइड्रोलिक टरबाइन आपकी किस तरह की मशीन होगी जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या करती है? हाइड्रोलिक एनर्जी को, जैसे पानी से बिजली बनाते हैं हम, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर की हेल्प से, अल्टरनेटर की हेल्प से उसे इलेक्ट्रिसिटी में भी जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंचिस टरबाइन। क्या है? देखिए फ्रेंचिस टरबाइन क्या होगा? फ्रेंचिस टरबाइन आपका, फ्रेंचिस टरबाइन इज ए इनवर्ड मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इनवर्ड होगा, इनवर्ड क्यों कहते हैं? इनवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पानी बाहर से अंदर की ओर बहता है, तो इनवर्ड फ्लो हो गया। मिक्स फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पानी एंटर करेगा, देखिए इन विच वाटर रेडियली एंटर इट्स आउटर पेरिफेरी एंड लीव्स एक्चुअली एट इट्स सेंटर। इसमें जो पानी एंटर करेगा वो कैसे करेगा? वो रेडियली एंटर करेगा और एक्चुअली बाहर निकलेगा। ठीक है नहीं? और रिएक्शन टरबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपका फ्रेंचिस टरबाइन होगा जो इनवर्ड मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगा, और इसके अंदर पानी आउटर पेरिफेरी से कैसे जाएगा? रेडियली एंटर करेगा और एक्चुअली उसके सेंटर से बाहर निकल जाएगा। अब आती है बात, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फ्रेंचिस टरबाइन। फ्रेंचिस टरबाइन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो देखिए इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं स्क्रोल केसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब, गाइड ब्लेड, स्टेशनरी ब्लेड, पेन स्टोक रनर। ये आपके इसके फ्रेंचिस टरबाइन के टाइप्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप क्या है? देखिए हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोलिक टरबाइन का उल्टा होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, वहीं पर सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए हाइड्रोलिक पंप ट्रांसफर फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रेशर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी। यानी हाइड्रोलिक एनर्जी क्या करता है? फ्लूइड को ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे? बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। अब बात करते हैं देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप की। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप आपकी एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कन्वर्ट कर रही है। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये तो पंप की डेफिनेशन है, यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। यानी अगर मैं फ्लूइड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर आपकी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट आता है वाटर रेसिप्रोकेटिंग पंप। वाट आर रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप देखिए क्या होता है? ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सकिंग द लिक्विड इनटू द सिलेंडर। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपकी इस तरह की डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। किसकी हेल्प से? बाय सकिंग द लिक्विड इनटू ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर लिक्विड को सक करके। और इन दिस पंप ए पिस्टन रेसिप्रोकेट विच यूज थ्रस्ट ऑन द लिक्विड एंड इंक्रीज इट्स हाइड्रोलिक एनर्जी। वो क्या करता है? इसके अंदर एक पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है जो लिक्विड पर क्या लगाएगा? थ्रस्ट लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसके अंदर आता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी किस तरह की डिवाइस है? द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज ए डिवाइस यूज टू लिफ्ट और ब्रिंग डाउन पैसेंजर एंड लोड फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पैसेंजर या सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए यूनिट 5 आती है आपकी। यूनिट 5 में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? तो देखिए मेजरमेंट क्या होगा आपका? मेजरमेंट इज द प्रोसीज ऑफ कंपेयरिंग अननोन मैग्नीट्यूड ऑफ सर्टेन पैरामीटर विद द नॉन प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द पैरामीटर। जब भी हम किसी अननोन पैरामीटर को नॉन पैरामीटर से कंपेयर करते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि हम अगर ये कहने जाए भी 1 किलो चीनी दे दो तो वो 1 किलो चीनी कैसे देता है? वो पहले
कांटे पर 1 किलो का जो नॉन जो प्री डिफाइन आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसे बाट को रखता है। दूसरी तरफ फिर अननोन चीनी जो है जिसका पता नहीं है आपको, उसे उसके कंपेयर में करके जब तोड़ के देता है। या कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़े में क्या करते हैं, 1 मीटर कपड़ा लेंगे तो पहले वो 1 मीटर का नॉन पैरामीटर उठाएगा, उससे मेजर करके देगा। तो मेजरमेंट क्या है आपका, कंपेरिजन है किसका, नॉन और अननोन पैरामीटर। नेक्स्ट आता है डिफाइन एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, देखिए एरर ऑफ मेजरमेंट होती है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है और जो आपने वैल्यू मेजर की है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मेजरमेंट एरर कहलाता है। यानी मेजरमेंट करने में आपसे जो एरर हो जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, एरर वो मेजरमेंट कहलाती है। एरर ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ साइज बीइंग मेजर्ड एंड द वैल्यू मेजर्ड बाय मेजरमेंट। क्लियर है, आपकी जो ट्रू वैल्यू होगी और आपकी जो मेजरमेंट वैल्यू होगी उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका एरर ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर कैलिब्रेशन क्या होता है वो बताइए। देखिए कैलिब्रेशन होता है मशीन का, आपकी जो मशीन है जिससे आप मेजर कर रहे हैं उस मशीन की एक्यूरेसी को हाई करना, उसकी एरर को दूर करना क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। तो देखिए कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग or restoring the accuracy of an instrument or measuring equipment by comparing it with an established standard to ensure that it is operating safely and efficiently। हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से मतलब जैसे आपका फिर ये कंप्यूटर वाले कांटे चल रहे हैं तो कंप्यूटर वाले कांटे की को अगर मुझे कैलिब्रेशन करना हो, चेक करने हो उसके एक्यूरेसी को, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक जैसे कोई बाट लूँगा, कोई वजन लूँगा और वो स्टैंडर्ड वजन होगा कि ये 2 किलो है तो 2 ही किलो है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो जब मैं उस 2 किलो वजन को उस कंप्यूटर पर रखूँगा तो वो फिर उसकी रीडिंग देगा कि वो कितना वजन उसका दे रहा है। अगर वो पूरा 2 किलो देता है तो समझो उसके अंदर कोई एरर नहीं है, और 2 किलो से कम ज़्यादा दे रहा है तो समझो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। फिर उस एरर को दूर करना आपका क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन प्रेशर। प्रेशर देखिए आप सब जानते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। इट इज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मीडियम ऑन यूनिट एरिया। प्रेशर क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगा हुआ है वो कहलाता है प्रेशर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है देखिए आपका व्हाट इज बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। देखिए बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आपकी एक इस तरह की डिवाइस है जिसके अंदर बिना किसी इलेक्ट्रिक पावर के हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज ए मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट रीड द प्रेशर विदाउट रिक्वायरिंग एनी इलेक्ट्रिक पावर। बिना किसी इलेक्ट्रिक पावर के वो क्या कर सकता है, प्रेशर को रीड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनोमीटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, देखिए मैनोमीटर आपका देखिए इस तरह का यू शेप की, आप एक यू शेप की रहेगी के प्रेशर को मेजर करने के लिए, और उसमें जो लिक्विड के जो हेड रहेंगे, देखिए एक में आपको मान लिया हेड आपका यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर हेड जो है इसका कम है, तो इसी हेड के डिफरेंस से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। तो देखिए मैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड इंडिकेट प्रेशर। प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इट इज यूजली रेफर एज यू शेप ट्यूब, दिस इज फिल्ड विद ए फ्लूइड लिक्विड। ये एक यू शेप ट्यूब होगी जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, और दे मेजर द अननोन प्रेशर बाय बैलेंसिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड हेड। जो लिक्विड के हेड होंगे आपके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनको जो डिफरेंस होगा लिक्विड हेड में उसके डिफरेंस से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है, देखिए थर्मोकपल क्या होता है आपका, थर्मोकपल इज थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका काम करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ 2 वायर ऑफ डिफरेंट मेटल कनेक्टेड टू 2 पॉइंट। 2 डिफरेंट वायर लेंगे, डिफरेंट वायर को हम क्या करेंगे, दोनों सिरों को उनके जोड़ देंगे। दोनों चीज़ों को जोड़ने से क्या होगा कि उनमें जो उनका जो टेम्परेचर होगा, एक का टेम्परेचर होगा आपका लोअर देन, एक का होगा आपका हाई देन। एक का जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद वहाँ पर एक का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो उसी टेम्परेचर डिफरेंस को जो मेजर करेंगे वो किससे मेजर करेंगे, वो थर्मोकपल से मेजर करेंगे। तो देखिए वोल्टेज बीइंग डेवलप बिटवीन द 2 जंक्शन इन प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इनके बीच में जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही वो ये वोल्टेज को क्या करेंगे, उतनी ही वोल्टेज को क्या करेंगे, ये आपकी डेवलप करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये वाला सिरा आप किसी ठंडे जगह पर रख दें और दूसरे वाला सिरा किसी गर्म जगह पर फिक्स कर दें, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उससे इसमें वोल्टेज क्रिएट होगी। उसी वोल्टेज से मैं ये भी निकाल सकता हूँ
किसके अंदर कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिफाइन वेंचुरीमीटर। देखिए वेंचुरीमीटर क्या होती है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होती है जो फ्लूइड के फ्लो रेट को मेजर करने के काम आती है। तो देखिए वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। पाइप के अंदर जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, वो आपका वेंचुरीमीटर के थ्रू हम कर सकते हैं। वो व्हाट इज ओरिफाइस मीटर, ओरिफाइस मीटर भी सेम है, जैसे वेंचुरीमीटर होता है ऐसे ही ओरिफाइस मीटर होता है। ए ओरिफाइस मीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। किसी भी पाइप के थ्रू आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो पर यूनिट यानी उसका रेट क्या है, वो पर सेकंड कितना फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, वो आपका ओरिफाइस मीटर से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डिफाइन स्ट्रेन एंड स्ट्रेन गेज। ये देखिए क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, किसी भी बॉडी की शेप में जो चेंज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। और उसकी जो शेप में या डायमेंशन में जो चेंज हुआ है उसे मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसे स्ट्रेन गेज कहेंगे। तो देखिए स्ट्रेन क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, आपकी जो शेप में चेंज हुआ और ओरिजिनल शेप जो उसकी थी दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वो स्ट्रेन कहलाएगा। और स्ट्रेन गेज क्या होगा, इट इज ए डिवाइस फॉर मेजर द स्ट्रेन इन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। आपकी बॉडी या ऑब्जेक्ट में जो आपकी स्ट्रेन डेवलप होगी वो आपकी स्ट्रेन गेज कहलाएगी। वो आपकी जो स्ट्रेन डेवलप होगी उसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्ट्रेन गेज कहलाएगा। व्हाट इज प्रोविंग रिंग। देखिए प्रोविंग रिंग भी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके हेल्प से हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो सीधा सीधा सा लिख सकते हैं द प्रोविंग रिंग इज ए डिवाइस यूज टू मेजर फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी देखिए क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि जो आपने वैल्यू को मेजर किया है वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को कितने क्लोज है, वो जितने ज़्यादा क्लोज होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए एक्यूरेसी इज डिफाइन एज डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट टू द वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। एक्यूरेसी आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ क्लोजनेस होगी आउटपुट की, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी मेजर्ड जो क्वांटिटी है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है वो उसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। नेक्स्ट है डिफाइन प्रिसीजन। डिफाइन प्रिसीजन। प्रिसीजन देखिए क्या होता है, प्रिसीजन आपका ये होता है कि सेम इनपुट पर आपका इंस्ट्रूमेंट बार बार आपका सेम आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर सेम इनपुट पर आपका इंस्ट्रूमेंट बार बार सेम आउटपुट दे रहा है तो मैं कह सकता हूँ वो हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, उसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, इंस्ट्रूमेंट की वो क्वालिटी प्रिसीजन कहलाती है। देखिए प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम आउटपुट रिपीटेडली फॉर द सेम इनपुट। सेम इनपुट के लिए जब वो बार बार वही सेम आउटपुट को रिपीट करेगा तो वो आपका प्रिसीजन कहलाएगा। इफ़ एनी डिवाइस गिव सेम आउटपुट अगेन एंड अगेन एट सेम इनपुट इज सेड टू हैव ए हाई प्रिसीजन। अगर वो सेम इनपुट पर बार बार सेम आउटपुट दे रहा है तो उसे मैं क्या कर सकता हूँ, हाई प्रिसीजन कर सकता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मैंने दोनों की डेफिनेशन बताई है, आपको दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, वही इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आता है देखिए डिफाइन मैकाट्रॉनिक्स एंड की इट्स की एलिमेंट। मैकाट्रॉनिक्स क्या है और उसके की एलिमेंट्स क्या है। देखिए मैकाट्रॉनिक्स क्या होगा आपका, मैकाट्रॉनिक्स में भी डिफाइंड एज द, नाम से पता चल रहा है देखो मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है नहीं, यानी अगर किसी भी एलिमेंट में हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करें, अब जहाँ मैकेनिकल का यूज होगा वहाँ इलेक्ट्रिकल का भी यूज होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होगा वहाँ कंप्यूटर साइंस का भी यूज होगा। तो जहाँ पर हम इन सभी का यूज करें वो आपका मैकाट्रॉनिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इनटू ए सिंगल सिस्टम। यानी मैकाट्रॉनिक्स क्या है, कंप्लीट इंटीग्रेशन है जब हम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस का एक सिंगल सिस्टम में यूज करते हैं तो मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम कहलाता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक होगा इसका एक्ट्यूएटर एंड सेंसर, एक होगा सिग्नल एंड कंडीशनिंग, एक होगा डिजिटल लॉजिक सिस्टम, एक होगा सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, और एक होगा आपका कंप्यूटर एंड डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए बात करेंगे ऑटोट्रॉनिक्स। ऑटोट्रॉनिक्स क्या है, देखिए ऑटोट्रॉनिक्स क्या होगा आपका, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन आपका ऑटोट्रॉनिक्स कहलाएगा। ऑटोट्रॉनिक्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और वी कैन से डेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस इन ऑटोमोबाइल व्हीकल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉनिक्स। ये भी कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस का यूज करते हैं वो आपका ऑटोट्रॉनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है देखिए एवियोनिक्स। देखिए एवियोनिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन आपका एवियोनिक्स कहलाता है। और एवियोनिक्स का यूज हम कहाँ करते हैं? एवियोनिक्स का यूज हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल वगैरह में करते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर बायोनिक्स की बात करते हैं कि बायोनिक्स क्या है आपका। देखिए बायोनिक्स क्या होगा? बायोनिक्स होगा, बायोनिक्स इज ए वेरिएंट ऑफ मैकाट्रॉनिक सिस्टम दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मेडिकल के फील्ड में हम जो बायोलॉजी के जो आपके इक्विपमेंट रहते हैं, बायोलॉजी में हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, वो आपका कहलाता है बायोनिक्स। क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। बायोनिक्स के बाद आता है देखिए डिफाइन सेंसर। सेंसर क्या है? देखिए सेंसर क्या होता है? सेंसर किसी भी डिवाइस में क्या करता है? किसी भी वैल्यू को डिटेक्ट करता है या सेंस करता है और उस वैल्यू को ट्रांसड्यूसर की हेल्प से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। तो देखिए सेंसर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड मेजर ए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी प्रोसीड एंड इनलाइट। ठीक है, ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल पैरामीटर को और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है देखिए डिस्क्राइब द रेंज एंड स्पान ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेंज और स्पान क्या होती है? देखिए रेंज होती है कि वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है और मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है। देखिए द रेंज ऑफ द सेंसर इंडिकेट द लिमिट बिटवीन विच द इनपुट कैन वेरी, जिसमें जिस वैल्यू में आपका इनपुट वेरी कर सकता हो। फॉर एग्जांपल ए थर्मोकपल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर माइट हैव ए रेंज ऑफ 25 टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट आपका 25 से 225 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है, यानी मिनिमम वो 25 डिग्री मेजर करेगा, मैक्सिमम 225 डिग्री, तो ये इसकी रेंज कहलाएगी। और स्पान क्या होगा आपका? द स्पान इज ए डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट। आपकी जो स्पान क्या होगा? वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस होगी। जैसे यहाँ पर 25 और 225 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 200 डिग्री। तो उसकी स्पान कितनी हो जाएगी? 200 डिग्री हो जाएगी। दस द अबव मेंशन थर्मोकपल विल हैव ए स्पान ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है डिफाइन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? देखो मैंने भी आपको बताया था सेंसर में कि ट्रांसड्यूसर एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी एनर्जी में चेंज करता है। तो देखिए ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। In the context of electronics and electrical engineering, transducers are commonly used to convert physical signal or environmental parameter such as temperature, pressure और sound into electrical signal। यानी ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर आपके जो फिजिकल सिग्नल होते हैं या एनवायरमेंटल पैरामीटर होते हैं, जैसे कि पैरामीटर हो गया, प्रेशर हो गया, साउंड हो गया, इन सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके मेजर करने का काम करता है। क्लियर है? अब बात करते हैं देखिए डिफरेंस एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। आपके एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? तो देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होंगे जिन्हें एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता या एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, और पैसिव ट्रांसड्यूसर वो होंगे जिन्हें एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए द ट्रांसड्यूसर विच डज नॉट रिक्वायर द एक्सटर्नल पावर सोर्स इज नोन एज एक्टिव ट्रांसड्यूसर। यानी ट्रांसड्यूसर क्या है आपका? विच डज नॉट रिक्वायर द एक्सटर्नल पावर सोर्स, जिसके जो एक्सटर्नल पावर सोर्स की जिसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। और जिसके अंदर द ट्रांसड्यूसर विच रिक्वायर द पावर सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स इज नोन एज पैसिव ट्रांसड्यूसर। पावर का डिफरेंस है कि जिसमें पावर की आवश्यकता नहीं होगी एक्टिव, जिसमें पावर की आवश्यकता होगी वो पैसिव। और व्हाट इज एक्टुएटर्स? तो देखिए एक्टुएटर्स क्या होता है? एक्टुएटर्स आपका मशीन का वो कंपोनेंट है जो मोशन को क्रिएट कर रहा है या मोशन को गिवन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। आपकी मशीन को जिस फॉर्म में मोशन चाहिए, अगर वो उस फॉर्म में आपको मोशन दे रहा है, तो वो कंपोनेंट आपका कहलाएगा एक्टुएटर। तो देखिए एन एक्टुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और सिस्टम। एक्टुएटर की मशीन का वो कंपोनेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मूविंग एंड कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को मूव और कंट्रोल करने के लिए। और द वेरियस एक्टुएटर यूज इन द मैकेनिज्म मैकेट्रॉनिक सिस्टम आर न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक एक्टुएटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टुएटर और एंड इलेक्ट्रिक मोटर। आपके जो कुछ मतलब जो आपके एक्टुएटर होते हैं वो न्यूमेटिक टाइप भी हो सकते हैं, हाइड्रोलिक टाइप भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 मैकेनिकल एक्टुएटर। 4 एक्टुएटर लिखने हैं जो आपके एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक तो आ गया काइनेमेटिक चैन, एक आ गया गियर, एक आ गया कैम फॉलोवर, एक आ गया चैन ड्राइव, एक इसके अंदर आप बेल्ट ड्राइव भी लिख सकते हैं, बेल्ट ड्राइव हो जाएगा आपका, एक मोटर भी हो जाएगी आपकी,
ठीक है, नहीं तो कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं, नाम लिखने और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन प्रेशर कंट्रोल वाल्व। देखिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व आपकी इस तरह की डिवाइस होगी जो किसी भी सिस्टम में प्रेशर को कंट्रोल करेगी और मेंटेन करेगी। तो देखिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व इज यूज टू रेगुलेट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर इन ए प्रोसेस कंट्रोल लूप। प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करेगी, रेगुलेट करेगी या मेंटेन करेगी किसे, प्रोसेस को, किसके प्रोसेस को, जो उसके अंदर प्रेशर फ्लो हो रहा है उस प्रेशर को फ्लो को क्या करेगी, मेंटेन करेगी एक क्लोज लूप के अंदर। क्योंकि जहाँ प्रेशर को आप कंट्रोल करते हैं वहाँ पर प्रेशर आपका रिलीज नहीं होता, मतलब सॉरी लीकेज नहीं होता, वो उसी के अंदर घूमता रहता है। एक्सप्लेन डायरेक्शन कंट्रोल। डायरेक्शन कंट्रोल बात देखिए क्या होगा, जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को आपको किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, फ्लूइड को किस डायरेक्शन में भेजना है, वो किसका काम होता है, वो काम होता है जी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का। तो देखिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व आर यूज टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए फ्लूइड पावर सिस्टम। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व करता है। और दे प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द फ्लूइड एंड अलाउ द फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं किसे, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड को, एंड अलाउ द फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके फ्लो को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एक्यूमुलेटर। व्हाट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, देखिए एक्यूमुलेटर क्या होगा आपका, इन हाइड्रोलिक सिस्टम एक्यूमुलेटर आर डिवाइस यूज टू स्टोर हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशराइज फ्लूइड। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेटर जो होता है आपका एक इस तरह की डिवाइस होती है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। जैसे लिफ्ट जब आपकी ऊपर से नीचे आती है तो मैं आप प्रेशर को रिलीज करना पड़ता है, अगर मैं उस प्रेशर को रिलीज ना करूँ, उस प्रेशर को सीधा एक्यूमुलेटर के अंदर भेज दूँ तो वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा हाइड्रोलिक एनर्जी की फॉर्म में, और जब मुझे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तब मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो देखिए दे एक्ट एज ए रिजर्वोयर और ए टेम्परेचर स्टोरेज सिस्टम दैट हेल्प मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड एडिशनल पावर मैन रिक्वायर्ड। इसकी हेल्प से हम सिस्टम को मेंटेन करके रख सकते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब हमें एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता होगी जब हम एक्स्ट्रा पावर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक क्या है, तो देखिए मशीन का हर वो पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है वो एलिमेंट कहलाता है या काइनेमेटिक लिंक कहलाता है, सिंपली लिंक कहलाता है। देखिए ईच पार्ट ऑफ ए मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट ऑफ सेम मशीन इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और सिंपली लिंक और एलिमेंट। क्लियर। देखिए आज के लिए इतना ही बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक, डू योर बेस्ट, एग्जाम में अच्छा करें। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें बेटा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, चैनल को हमारे शेयर करें और सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।